वालेकुम MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 26 मई है। आपको कुछ यहाँ पे केसेस दिए गए हैं और आपने इनको पहले रीड करना है और इनके आंसर्स फिर देने हैं। ये आपको 4 केसेस दिए गए हैं, इनमें को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम इसका जो है आंसर देखते हैं। केस नंबर 1 में हमें बता रहे हैं कि मुर्तज़ा जो है वो एक एग्री कर रहा है एक कंस्ट्रक्ट से कि उसका कंस्ट्रक्टर का नाम है अब्दुल्ला, कि वो उसका जो है बेंगलोर वो कंस्ट्रक्ट कर दे। उसकी कॉस्ट क्या होगी 50 मिलियन, ठीक है, 5 करोड़ में वो उसका घर बना दे। और वो इस चीज़ के लिए जो है क्या शर्त रख रहे हैं कि उसको पेमेंट तब भी की जाएगी जब वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। अब आपने ये बताना है कि इस चीज़ की रीज़न देनी है कि ये क्या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर ये है तो आपने लिस्ट डाउन करने, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो आपने लिस्ट डाउन करने हैं इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी भी जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। केस नंबर 1 ये है। केस नंबर 2, ए और बी एक एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें ए जो है वो बी को अपना स्कूटर सेल कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो उसको 3G स्कूटर सेल करने का ख्वाहिशमंद है, जबकि बी ये समझ रहा है कि जो ए है उसको 4G स्कूटर सेल करेगा। आपने बताना है कि इसका लीगल स्टेटस क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का। सी पे चलते हैं। एक गैंग ऑफ थीव्स है या चोरों का एक जो है वो गैंग है जो कि एक हाई वैल्यू पेंटिंग को किसी डिस्प्ले से चोरी कर लेते हैं एक लोकल ऑक्शन में। उसके बाद में वो इसको एक रिच लैंडलॉर्ड को सेल करते हैं बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस में और उसको इक्वल हिस्से में तकसीम कर लेते हैं। उनमें से चोरों के गैंग में से एक पर्सन जो है वो उसको मुकम्मल जो है पैसा या शेयर नहीं मिलता। अब क्या करते हैं, वो आपने रेमेडीज़ बतानी है इस चीज़ के लिए अवेलेबल कौन कौन सी हैं, जो कि वो चोर जो है वो उसका लीगल स्टेटस को एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि वो किस तरह से अपनी रेमेडीज़ को बाय स्टेटस ऑफ लॉ इसको हासिल कर सकता है। नंबर 4 पे आपने बताना है कि जो एक लॉयर है इब्राहिम का, वो उसे इंड्यूस करता है कि वो इसके जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको वो ट्रांसफ़र कर दे ताकि वो इसको इम्प्रिजनमेंट से बचा सके, जो कि एक फ्रॉड केस में उसके ख़िलाफ़ जो है वो चल रहा है। इब्राहिम जो है उसका जो लैंड है वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ये ज़ाहरी तौर पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये एक फ्री कंसेंट की जो है पार्टीज़ की चीज़ को मीट नहीं करता। आपने इसकी जो है कंडीशन को फाइंड आउट करना है और इस पे कमेंट्स करने हैं। ये 4 केसेस हैं, अब चलते हैं इनके। सोल 1 बिजनेस एंड लेबर लॉ की असाइनमेंट का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने एज इट इज़ नहीं लिखना और ना ही इसे कॉपी पेस्ट करना है। एक मरतबा आपने अपने जो है फ्री कॉन्सेंट जो टॉपिक है उसको देखना है और आपके जो लेसन नंबर 9 to 13 है इनमें से आपकी ये असाइनमेंट की क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और फिर सोल्यूशन करना है। मैंने यहाँ पे आपके सारे केसेस को कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। आपको सोल्यूशन में इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट सोल्यूशन पुट करना है। जैसा कि केस नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि उसने जो है मुर्तज़ा ने इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था अब्दुल्ला के साथ कि वो अगर उसको 50 मिलियन में एक घर बना के देगा, ठीक है, बेंगलोर बना के देगा, तो वो उसका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो फिर उसको पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आपने इसके रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। सबसे पहले कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी भी चीज़ को करने और या ना करने के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। इफ़ सम इवेंट कोलेटरल सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन, कि अगर तो ये चीज़ होगी तब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, अगर नहीं होगी तो ये नहीं होगा, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे स्कोप देखना है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, कंटिजेंसी इसकी क्या है, ठीक है। अगर तो कोई चीज़ होगी तभी दूसरी चीज़ वो होगी। उसके बाद में इसकी कंडीशन जो आपने कोई भी इम्पोज की हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लीड टू एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन एंड इन्फोर्सेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑब्लिगेशन और इन्फोर्सेबल इन्हीं सर्कमस्टांसेस में होगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई इवेंट होगा ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होगी
कंडीशन जो पूरी या मुकम्मल तौर पे उसको फुलफ़िल होना चाहिए। अगर कोई कंडीशन जो है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फुलफ़िल होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म या इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। और कंटिजेंसी डिपेंड ऑन द एक्ट ऑफ पार्टी, कोई भी पार्टी जो है एक्ट करेगी उस पर डिपेंड करेगा। ये आपने इस तरह से लिख लेना है, इसको वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर लें। अब हम पॉइंट नंबर 2 केस पे चलते हैं कि ए जो है वो एक एग्रीमेंट में बी के साथ वो एंटर हो रहा है और वो ए समझ रहा है कि मैं उसको 3G स्कूटर सेल कर रहा हूँ, बी समझ रहा है कि उसने जो है वो 4G स्कूटर वो सेल किया है। अब इसका लीगल स्टेटस क्या है? ये जो है वो मैटर ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन या बाय मिस्टेक है। मोस्टली ये बाय मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि दोनों को पता नहीं, दोनों ने रिप्रेजेंटेशन नहीं की, उसको वाज़ेह नहीं किया कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट या हम जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। अगर वो इस डिपेंड पे होगा, अगर जो है ए उसको जो चीज़ सेल कर रहा है 4G स्कूटर उसको जो डिलीवर कर दे, ठीक है, जो कि बी चाह रहा है, तो ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ ये वॉइड रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर ए जो है जो उस चीज़ पे सेल करने के लिए एग्री हो जाए 3G और उसको रिसीव कर ले, ठीक है, बी, तो वो भी फिर वैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाय मिस्टेक है, दोनों ने इस चीज़ को वाज़ेह नहीं किया, तो ये वॉइडेबल होगा, ठीक है। वॉइड भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसको वो डिनाई कर दे, जो उसने ए उसको डिनाई कर दे कि मैंने 4G सेल नहीं किया आपको, ठीक है, और बी के मैंने तो आपसे 4G की बात ही नहीं की, मुझे तो 3G चाहिए था, तो इस वजह से ये वॉइड हो सकता है, वो ख़त्म कर सकते हैं। पर अगर इस चीज़ पे दोनों एग्री हो जाएं, दोनों में से कोई एक बंदा, तो ये फिर वॉइड हो जाएगा, तो इसकी जो लीगल स्टेटस है वो वॉइडेबल होगा। उसके बाद में जो मैंने इस पर डिस्कस किया था नंबर 3 पे कि जो एक गैंग है चोरों का, वो मतलब इस सारा कुछ करते हैं और वो बताना है कि आपने कि रेमेडीज़ जो है वो एग्री थीफ को क्या मिलनी चाहिए। सबसे पहले ये है ही वॉइड एग्रीमेंट, इसमें कोई इसको रेमेडी नहीं मिलेगी। उसकी वजह यही है कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये सबसे पहली शर्त है कि वो इन्फोर्सेबल वो लॉ होना चाहिए। तो ये तो सीधी सीधी एक चोरी है और ये जो कि कानून के नज़र में इन्फोर्सेबल हो ही नहीं सकती, तो उसको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ये सीधा सीधा जो है वॉइड एग्रीमेंट है। 4th केस में क्या है, आपने कुछ डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है, मैंने सिर्फ आपको आंसर बताया। 4th केस में आपने क्या था कि उसने जो है उमर जो लॉयर था इब्राहिम का, उसने इंड्यूस किया था, ठीक है, कि वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दे, तो वो उसको जो फ्रॉड में फंसा हुआ बंदा है उसको बाहर निकाल लेगा। तो ये आपने बताना था कि ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, वो बता रहे हैं ये जो है आपका वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। उसमें वजह ये है कि वो उसको इन्फोर्स कर रहा था कि वो उसको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में से निकाल देगा, उसको गलत तरीके से हेल्प करने में उसको कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है आप मेरे नाम कर दें। आपने कंडीशन को फाइंड आउट करना था, तो ये फ्री कॉन्सेंट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो है आपको इसमें शामिल है, और तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होगा, क्योंकि जो लॉयर है वो इंड्यूस कर रहा है कि वो उसको इलीगल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करेगा, जो कि उसने फ्रॉड किया है उसको निकालने में वो उसकी मदद करेगा, अगर वो जो है वो एक ज़मीन उसके नाम कर दे, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपकी कॉन्सेंट शामिल नहीं है। तो ये इसमें जो मैटर पाया जा रहा है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस का पाया जा रहा है, क्योंकि वो उसको इन्फोर्स कर रहा है, फ्रॉड नहीं कर रहा है, फ्रॉड तो उसने पहले से किया हुआ है, ठीक है, उसको वो जो है निकालने के लिए अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको गलत तरीके से कह रहा है कि आप जो है वो मुझे मेरे नाम करें तो मैं आपको गलत काम में हेल्प करूँगा। इस लिहाज से इसका आंसर ये बनेगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई हेल्प हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।